निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी भारत को सौंपी गई है, जिससे दुनिया के शीर्ष मुक्केबाज इस खेल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफियों में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये टूर्नामेंट 14 से 21 नवंबर तक शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 10 भार वर्गों में दुनिया के शीर्ष पुरुष और महिला मुक्केबाज एक साथ हिस्सा लेंगे। भारत इस टूर्नामेंट में विश्व स्तर पर शीर्ष 5 में है और उसने 2025 में 4 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य सहित 17 पदक जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि फाइनल की मेजबानी भारत के प्रदर्शन और संगठन में प्रगति को दर्शाती है। भारतीय मुक्केबाज 2025 कप चरणों में पहले ही अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। ब्राजील में हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि अभिनाश जामवाल ने रजत और 4 अन्य ने कांस्य पदक जीते थे। हाल ही में किसने HAL की नासिक उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCAMK का अनावरण किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCAMK के लड़ाकू विमान का अनावरण किया। इसके साथ ही मंत्री ने उसी संयंत्र में HTT-40 प्रशिक्षण विमान के लिए दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। अपने संबोधन के दौरान श्री सिंह ने नासिक डिवीजन में निर्मित सुखोई 30, LCA और HTT-40 विमानों की सफल उड़ानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये उड़ानें रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की उड़ान का प्रतीक हैं। मंत्री ने रक्षा उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात पर निर्भरता कम करने की सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले लगभग 65-70% रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे, जबकि अब लगभग 65% घरेलू स्तर पर निर्मित होते हैं। तेजस LCAMK के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तेजस LCAMK एक 4.5 पीढ़ी का बहुभूमिका लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना के MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तेजस का एक उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर लड़ाकू एवियोनिक्स और हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता सहित महत्वपूर्ण संवर्धन शामिल हैं। तेजस MK के हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और टोही सहित विविध मिशन प्रोफाइल के लिए अनुकूलित हथियारों और पेलोड के उन्नत मिश्रण से लैस है। निम्नलिखित में से किस तिथि से फिट इंडिया का आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी साइकिलिंग अभियान शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फिट इंडिया पहल द्वारा 31 अक्टूबर 2025 से आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी शीर्षक से 2 राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। ये अभियान युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जा रहे हैं। ये पहल सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी के 2 के साइकिलिंग अभियान श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से शुरू होगा और कई राज्यों में 4480 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह अभियान पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर 16 नवंबर 2025 को कन्याकुमारी, तमिलनाडु में समाप्त होगा। इस पहल में कुल 150 राइडर्स भाग लेंगे, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पर्वतारोही निशा कुमारी, जिन्होंने 17 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और जलवायु परिवर्तन से पहले बदलाव का संदेश फैलाने के लिए भारत से लंदन तक साइकिल यात्रा की थी, के 2 के अभियान का नेतृत्व करेगी। एक अन्य अभियान पेडल टू प्लांट अरुणाचल प्रदेश के पनगसोर से शुरू होगा। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगा और 31 दिसंबर 2025 को गुजरात के मुंद्रा में समाप्त होगा। इस मार्ग पर साइकिल चालक 1 लाख पेड़ लगाएंगे और स्कूलों और कॉलेजों में जलवायु और फिटनेस जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे।
इन राष्ट्रव्यापी अभियानों से कार्बन उत्सर्जन में 100,000 किलोग्राम से अधिक की कमी आने की उम्मीद है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और स्वस्थ राष्ट्र के प्रति फिट इंडिया की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हाल ही में किस कंपनी को अक्टूबर 2025 में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, भारत डायनेमिक्स। ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड। ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारत की प्राचीनतम शिपबिल्डिंग संस्थाओं में से एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को मिनी रत्न दर्जा प्रदान किया गया है। ये घोषणा 14 अक्टूबर 2025 को की गई और यह शिपयार्ड के पुनरुत्थान का प्रतीक है, साथ ही भारत के समुद्री और रक्षा निर्माण क्षेत्र में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी, नेमर जूनियर। ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन डी, किलियन एम्बापे। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। चमकदार प्लेमेकिंग प्रदर्शन के साथ लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अर्जेंटीना की 6-0 की जीत में प्यूर्टो रिको के खिलाफ 38 वर्षीय मेसी ने 2 असिस्ट किए, जिससे उनका कुल आंकड़ा 60 तक पहुंच गया और उन्होंने नेमार और लैंडन डोनोवन को पीछे छोड़ दिया। हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए, यूनेस्को। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन सी, IMF। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है। संग्रहालय डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे 3D मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके 46 देशों से चुराई गई लगभग 250 से अधिक वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, जिसका उद्देश्य अवैध व्यापार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना तथा वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति एवं प्रत्यावर्तन को सुगम बनाना है। ये परियोजना प्रित्ज़कर पुरस्कार विजेता वास्तुकार फ्रांसिस केरे द्वारा डिजाइन की गई है तथा इंटरपोल के सहयोग से विकसित की गई, जिसमें सऊदी अरब का वित्तीय समर्थन प्राप्त है। यूनेस्को निदेशक महानुभाव ऑड्रे अजौलाये के अनुसार, ये संग्रहालय चुराई गई वस्तुओं को उनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि में पुनर्स्थापित करने का एक अभूतपूर्व प्रयास है, जो समुदायों को उनकी खोई हुई विरासत से पुनः जोड़ता है। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए, तेलंगाना। ऑप्शन बी, केरल। ऑप्शन सी, कर्नाटक। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। हाल ही में केरल भारत का पहला राज्य बना है, जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्य घंटों के बाहर कार्य संबंधित कॉल्स, ईमेल, संदेशों या वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुक्त रखना है, ताकि कार्य जीवन संतुलन सुनिश्चित हो सके और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। यदि पारित होता है तो यह विधेयक फ्रांस और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों की तर्ज पर कार्यकर्ताओं को अनावश्यक दबाव से बचाने वाला पहला राज्य स्तरीय कानून बनेगा। वर्तमान में यह विधेयक विधानसभा में विचाराधीन है और जिला स्तरीय शिकायत निवारण समितियों के गठन का प्रावधान करता है। ये कदम भारत में बढ़ते कार्य दबाव और बर्नआउट की समस्या को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO चुना गया है? ऑप्शन ए, के कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी, शुभमित भल्ला। ऑप्शन सी, तरुण गर्ग। ऑप्शन डी, समर्थ गुप्ता। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर
तरुण गर्ग को नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (एमडी) और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। ये नियुक्ति इस बात का प्रतीक है कि भारत में हुंडई के संचालन में पहली बार कोई भारतीय कार्यकारी शीर्ष नेतृत्व संभालेंगे, जब से कंपनी ने 1996 में भारत में प्रवेश किया था। हाल ही में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। ऑप्शन डी, अडानी ग्रुप। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 13 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण का टेंडर अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को आवंटित हुआ है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) ने इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी किया। 4081 करोड़ के निवेश से 6 साल में रोपवे प्रोजेक्ट निर्माण का कार्य पूरा होगा। अदानी समूह 29 साल तक परियोजना का संचालन करेगा। रोपवे से 13 किलोमीटर लंबा सफर मात्र 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पहुंचकर 21 अक्टूबर 2022 को इस रोपवे का शिलान्यास किया था। अभी 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पैदल यात्रा, घोड़े, पालकी व हेलीकॉप्टर से पूरी करने के बाद केदारनाथ पहुंच पाते हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर जाने वाले यात्री सोनप्रयाग तक ही सड़क मार्ग से पहुंच पाते हैं। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ऑप्शन डी, बिहार। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KUG) का 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरह यूनिवर्सिटी गेम्स भी 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए जाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस यूनिवर्सिटी मीट में 5000 से ज्यादा एथलीटों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।